नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चरण यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए सीधे आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आज है हमारी 6 अगस्त। आपको सूचना मिल ही गई होगी, कल हम लोगों ने लाइव किया था और उसमें कई सारी बातें हमने आपको कही थी। आपका आरओ 2026 का नोटिफिकेशन इसी माह आएगा। इसको लेकर के कई बार शॉर्ट्स वीडियो और वीडियो लाइव सब कुछ कराया जा चुका था। हमने कहा था आपसे कि नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं उनका इंतजार ही रह जाता है और वह वैकेंसी उनके हाथ से चली जाती है। हालांकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। अभी भी आप चाहें तो अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से या फिर अगर आपको एक सारगर्भित तैयारी करनी है तो उसके लिए आप डिकोड एग्जाम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और वहां पर जो हमारा अभ्युदय बैच चल रहा है प्री प्लस मेंस, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर से, जो कि यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है सामने, ठीक है। इन्हीं नंबरों पर आप हमारे अभ्युदय बैच से यानी कि हमारे आरओ के बैच से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर एचओ की तस्वीर लिखी है, डेली मैं आपको बताता ही हूं। आप चाहें तो एचओ की तस्वीर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। 7625 प्रश्नों के माध्यम से पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड को आपको कवर कराया जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर बैच लेना है तो बैच के लिए भी आपको 2500 पे करना होगा, मतलब ऑफर में फीस है। वैसे तो फीस आपकी 5000 है। तो यहां पर आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे और आपको टेस्ट भी और प्लस कुछ विषयों के आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिए भी आप सीधे सेम उसी नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। उस बैच का नाम लिख करके आप व्हाट्सएप या सीधे कॉल कर लीजिएगा। चलिए आइए सीधे आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। अभी हाल ही में क्या हुआ कि सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम, ठीक है, 1989 में क्या हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है। इसी को लेकर के कई सारे पॉइंट्स आपके सामने चर्चा में हैं। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट क्या क्या है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, इसने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 में संशोधन के लिए जो है एक अपना ड्राफ्ट जो है नोटिफाई कर दिया है। अभी ये चर्चा में रहा है। आप जानते होंगे, अगर आप पार्लियामेंट की न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा, दो पहिया रोड एम्बुलेंस यानी कि आपातकालीन जो चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, जो इमरजेंसी वाली बातें होती हैं, उसके दो पहिया वाहनों को एम्बुलेंस के रूप में अधिकृत करने पर जो है चीजें यहां पर चल रही हैं। दो प्रस्ताव इसमें है। पहला प्रस्ताव तो एक ये दो पहिया रोड एम्बुलेंस वाला, और व्हीकल टू व्हीकल यानी कि V2V संचार प्रणाली, अर्थात वाहनों में चरणबद्ध तरीके से तकनीक आधारित रियल टाइम सुरक्षा चेतावनी प्रणाली भी लागू करना, ये जो है आपके इस नए ड्राफ्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये दो बड़े प्रस्ताव को देखने को मिल रहा होगा। बाकी अगर हम इसके प्रमुख प्रस्तावों के विवरण की अगर बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि दोपहिया रोड एम्बुलेंस अर्थात टू व्हीलर रोड अगर एम्बुलेंस की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सहायता पहुंचाना। आप जानते होंगे कि कई बार तंग गलियां होती हैं, मतलब बहुत कंजेस्टेड गलियां होती हैं, कंजेस्टेड बस्ती होती हैं, आपके एरियाज होते हैं, वहां पर प्रॉपर एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। तो अगर हम टू व्हीलर पर इस सिस्टम को हम अगर लगा देंगे कहीं ना कहीं, जैसे एक तो होती है, जैसे आप पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस गाड़ी अपनी कार से अपने जीप से चलते हैं, है ना, कहीं पर पहुंच जाते हैं। तो लेकिन उनके साथ साथ दो पहिया वाहन भी होते हैं, बुलेट वगैरह भी होती है ना, तो उससे अपनी मोटरसाइकिल से पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो इमरजेंसी सुविधाएं होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, उसको देने के लिए अब जो हमारे टू व्हीलर होते हैं उन पर भी उन चीजों को, सुविधाओं को दिया जाएगा, ताकि कहीं भी हो, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र हो जहां पर रोड कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हो रखा है, पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है अर्थात, तो वहां पर टू व्हीलर के माध्यम से तुरंत सुविधाओं को, चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। मान लेते हैं किसी कोई महिला गर्भवती है, बाय द वे एम्बुलेंस नहीं आ पाई, गांव पे नहीं जा पाई, तो टू व्हीलर रहेगी अपने आप, फटाफट उस महिला को कोई थर्ड पर्सन बैठाएगा, उसके परिवार का, बिठा करके सीधे उसको अपने यहां पर जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए पहुंचा देगा उसको। तो ये बड़ा फायदा इसको देखने को मिलेगा। इसमें वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और जो दुर्घटना के बाद जो गोल्डन आवर होता है, जो कि 1 आवर का होता है, आप जानते होंगे कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि गोल्डन आवर का संबंध किससे है। तो गोल्डन आवर में क्या होता है कि जब भी आपका एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद तक का जो 1 आवर होता है, अगर उस 1 घंटे में अगर आपको प्राथमिक चिकित्सा अगर मिल जाती है तो काफी हद तक हम जान बचा सकते हैं। लेकिन यही 1 घंटा क्या होता है, दिक्कत होता है। और इसी 1 घंटे के लिए भी सरकार ने कई सारे अमेंडमेंट किए थे। आपको याद होगा ना कि अगर आप उस पेशेंट को अगर आप पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल तो आपको इनाम दिया जाएगा, कोई यहाँ पर केस नहीं होगा। कई बार लोग डर जाते हैं कि अगर मैंने इनको अस्पताल पहुंचा दिया तो हम पर केस हो जाएगा कि हमने ठोक दिया था गाड़ी। तो वो सब चीजें सरकार ने की थी।
है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर में भी प्राथमिक उपचार के लिए ये जो हमारा ट्यूबुलर होगा ये कहीं ना कहीं अपने आप पे काम आ जाएगा। इसमें सीपीआर, ऑक्सीजन सिस्टम, प्राथमिक किट वगैरह प्रॉपर इसमें लगी रहेगी। ठीक है, चलिए व्हीकल टू व्हीकल संचार प्रणाली की अगर बात करते हैं तो यह इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जिसके तहत वाहन वायरलेस संचार के माध्यम से एक दूसरे को डेटा जो है अपने आप में भेजा जाता है। इसमें अचानक ब्रेक लगने की स्थिति, आगे से होने वाली टक्कर का खतरा, असुरक्षित लेन बदलना, ये सारे वार्निंग ना ऑटोमेटिक जो है चले जाएगा। तो कोई ए नाम की मान लेते हैं रोड है, ठीक है, ए नाम की कोई कार या कोई भी गाड़ी ऐसी है जो जा रही है, अगर सामने इसको टक्कर मार दी तो यहां इसके अंदर जो सिस्टम लगा होगा ना वो ऑटोमेटिक, जैसे इमरजेंसी के थ्रू जो है जो भी सिस्टम लगाया जाएगा उसमें एआई बेस्ड, वो आपको सूचना दे देगा कि हाँ भाई इसके टक्कर आगे से हो गई है या इसने एकदम से ब्रेक लगा दिया फटाक से। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएंगे। तो दुर्घटनाएं जो हो जाती हैं अपने आप पे, जिसको हम लोग पूर्व चेतावनी कहते हैं, वो पूर्व चेतावनी जो है आपकी सिस्टम से आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं टीटीएस, आईटीएस। ठीक है, बाकी और अच्छा इसके माध्यम से क्या होगा कि जो आपातकालीन आपका जो चिकित्सालय होगा, जो एम्बुलेंस सर्विसेज होंगी, उनको सूचना ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी आपके कि भाई वहां पर ऐसी बात हो रही है, आप प्लीज जाइए चेक करके आइए वहां पर लोकेशन पर। जैसे आप कई बार क्या करते हैं ना, आप कॉल करते हैं 100 डायल वाले को या ऐसे आप हेडक्वार्टर में कॉल करते हैं तो आपकी लोकेशन के बिहाफ पुलिस आपके घर आ जाती है। तो बस वही सेम चीज यहां पर रहेगी आपके। ठीक है, इससे बड़े स्तर पर हम सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें होती हैं उनको हम रोक पाएंगे अपने आप पे। ठीक है, बाकी सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम की बात करते हैं तो आगे यह नियम मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बनाया गया है अपने आप में, और इसमें वाहनों के निर्माण, सुरक्षा मानकों, लाइसेंसिंग, पंजीकरण और यातायात नियमों को कड़ाई से पालन करने के प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ओके, चलिए अब आप बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा आप लोग प्लीज। चलिए बताइए, सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 किस मूल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जो है बनाए गए हैं? 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, बताइए इसका एक विकल्प जो सही है वो क्या हो जाएगा। फटाफट से उत्तर दीजिएगा, जल्दी से, कुछ कठिन नहीं है जो आप ना बता पाए, आसान है एकदम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत। ठीक, चलिए राष्ट्रमंडल खेल का 2026 का समापन एवं भारत को 2030 की मेजबानी का हस्तांतरण, ये भी चर्चा में रहा है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो आप जानते होंगे कि जो राष्ट्रमंडल खेल है 2026 का सफल समापन ग्लासगो के OVO हाइड्रो में समापन समारोह के साथ ये हो गया है, कमिट हो गया है। और आप जानते होंगे भारत की जो स्थिति है बहुत मजबूत रही है अपने आप में। तो राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में पढ़ लीजिएगा प्लीज जरूर से। ठीक है, बाकी अगर हम इसकी ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और बैटन औपचारिक रूप से भारत को सौंपा गया है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है। अच्छा, इसके पहले अभी बीच में क्या हुआ था कि भारत ने इसके मेजबानी को लेकर के प्रॉब्लम बताते हुए इसको मना कर दिया था, लेकिन अभी क्या होगा कि अब ये पुनः से यह आयोजित कराएगा, यानी कि भारत मेजबानी 2030 में करेगा राष्ट्रमंडल खेलों की। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ, इसमें अगर हम बात करते हैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति की बात करते हैं तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और कई अन्य लोग जो है इसमें इनको ध्वज सौंपा गया है। ध्वजवाहक की बात करते हैं, समापन समारोह में एथलीटों की पारंपरिक परेड के दौरान भारतीय मुक्केबाज, ठीक है, जैस्मिन लैम्बेरिया ने भारत के ध्वजवाहक के रूप में भारतीय तिरंगा थामा। और ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ये कई बार पूछा था ध्वजवाहक कौन बने हैं। ठीक, अहमदाबाद अगर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं तो 100वीं वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2030 का आयोजन राष्ट्रमंडल खेलों का ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण होगा, जिसकी शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुई थी और यह 100 साल अपने पूरे करेगा। भारत वर्ष 2010 नई दिल्ली के बाद दूसरी बार जो है राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेमों की मेजबानी करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 2 बार इन खेलों की मेजबानी करने वाला दूसरा देश बन गया है एशिया में। प्रश्न पूछेगा कि एशिया में राष्ट्रमंडल खेलों की दूसरी बार मेजबानी करने वाला देश कौन सा है, तो पहला है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है आपका कौन सा, भारत। तो ये फैक्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना। और राष्ट्रमंडल खेलों पर डेफिनेटली प्रश्न आएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ना है। तो 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल अर्थात जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2010 संभवतः आप लोग
जिस भी क्लास में रहे होंगे आपको याद होगा कि दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे और उस समय दिल्ली की तस्वीर जो है बहुत बदल गई थी, है ना, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत हुआ था। लेकिन अभी क्या होगा, अभी जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम होगा वो कहां पर होगा, जो आपका अहमदाबाद में होगा। और चूंकि सबसे खास बात यह है कि 2030 चूंकि इसके शताब्दी इसका वर्ष है, ऐसे में निश्चित तौर पर ये कई सारे फैक्ट यहां पर आपके एग्जाम में बन जाएगा। तो दूसरी बार जो है इंडिया इसकी मेजबानी करेगा अपने आप पे, ठीक। बाकी इसमें जो है कई प्रकार के कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाएंगे। और अगर हम थीम की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम और वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ पर यह आधारित प्रस्तुति रहेगी अपने यहाँ पे। इसमें कई सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए, बाकी राष्ट्रमंडल खेल आप जानते हो कि अभी मैंने आपको बताया कि 1930 में हैमिल्टन अर्थात कनाडा में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो है इसका आयोजन करता होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में इसको आयोजित किया जाता है। और 74 जो कॉमनवेल्थ जो कंट्री हैं वो इसमें भाग लेती हैं अपने आप में। तो ये एक बड़ा आयोजन होता है जिसकी अध्यक्षता 2030 में भारत कर रहा है, दूसरी बार। प्रथम बार कब, 2010 में। चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ की अगर बात करते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना होती है 1927 में। प्रश्न पूछ सकता है, सर डोराबजी टाटा और डॉक्टर ए.जी. नोहेरन के द्वारा भारत में ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों का नियमन करने वाली राष्ट्रीय संस्था अपने आप में। और वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है, पीटी उषा जो है इसकी जो है अपने आप में ये पहली महिला अध्यक्ष भी है अपने आप में, पीटी उषा जी। अच्छा, इसको बारे में क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वैसे तो है तो सही, लेकिन फिर भी एक बार इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा प्लीज आप लोग। चलिए, बस अब बन जाएगा छोटा सा प्रश्न कि वर्ष 2030 के ऐतिहासिक शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस भारतीय शहर को सौंपी गई है, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद या फिर मुंबई। बताइएगा फटाफट, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 2010 में आयोजन दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में, और अभी होगा आपका 2030 में कहां पर, अहमदाबाद में। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, संसदीय विधायी प्रक्रिया एवं वित्तीय विधेयक भी अभी चर्चाओं में रहा है अपने आप पे, और इस पर कई प्रकार के अमेंडमेंट पर की भी बात की जा रही है। यानी कि अभी लोकसभा में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने विनियोग विधेयक तथा कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत एवं पारित कर दिया गया है। आप जानते होंगे विनियोग विधेयक पर प्रश्न आप एग्जाम में बहुत बनता है, पॉलिटी का सेक्शन अपने आप में, ठीक है। तो अलग अलग जो विधेयक होते हैं जो संसद में पारित किए जाते हैं उन पर प्रश्न बनता है। तो विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार ने पूर्व वित्तीय वर्षों में स्वीकृत सीमा से अधिक हुए व्यय को नियमित करने के लिए भारत की संचित निधि से अतिरिक्त धनराशि के उपयोग की विधायी स्वीकृति जो है प्राप्त की है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में संचित निधि पर भी प्रश्न बनता है, ठीक है। विनियोग विधेयक कब पारित किया जाता है, क्यों पारित किया जाता है, यह भी बनता है प्रश्न। और इसके अतिरिक्त वित्तीय सुधारों को आगे बढ़ाते हुए कर व्यवस्था के सरलीकरण, ठीक है, यानी कि टैक्सेशन सिस्टम को इजी करना, और जो एआई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें विदेशी फंडिंग को आकर्षित करने के लिए इसमें जो है कहीं ना कहीं लीगल अमेंडमेंट जो है इसमें किया जा रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम विनियोग विधेयक और अतिरिक्त अनुदान की बात करते हैं तो इसमें संवैधानिक प्रावधान है, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संचित निधि से तब तक कोई धन नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि कानून द्वारा विनियोग ना किया गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। जब किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी विशेष सेवा पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय हो जाता है, ऐसे मान लेते हैं कि स्वीकृति हमारी कुछ ए था अमाउंट और उससे ज्यादा अगर हम खर्च कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, तो उसके लिए अनुच्छेद 115 क्लॉज ए सब क्लॉज बी के तहत अधिक अनुदान, ठीक है, अर्थात एक्सेस ग्रांट्स की मांग संसद के सामने रखी जाती कि भैया हमने स्वीकृत पैसा तो इतना हुआ था, लेकिन वो पैसा जो हमने डिमांड रखी थी उससे ज्यादा क्या हो, व्यय हो गया, खर्च हो गया है। तब जो हम क्या करते हैं, तब हम पार्लियामेंट में आर्टिकल 115 क्लॉज ए सब क्लॉज बी के अकॉर्डिंग जो है एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड करते हैं अपने आप पे पार्लियामेंट में। भारत की संचित निधि से आहरण की अगर बात करते हैं तो स्वीकृत राशि से अधिक हुए वित्तीय व्यय को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचा जो है आपकी संचित निधि से प्राप्त होता है। संचित निधि से किसी भी व्यय के लिए विनियोग विधेयक का पारित होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। बिना विनियोग विधेयक के पारित किए आप संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत आप संचय निधि से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अधिक अनुदान की मांगों पर मतदान से पूर्व संसद की लोक लेखा समिति जो अपने आप में पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसकी स्वीकृति मिलना भी क्या हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। और आप लोक लेखा समिति के बारे में आप जानते होंगे, तो जरा मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ कि लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है
और लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कुल कितने मेंबर होते हैं और आपके लोकसभा से कुल कितने मेंबर आपके लोक लेखा समिति में होते हैं, मुझे बताइएगा। लोक लेखा समिति होगी, प्राक्कलन समिति होगी, तर्क समिति होगी, इन पर खूब सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा पार्लियामेंट का जो चैप्टर है ना अपने आप पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताइएगा, नहीं पता होगा तो आज ही क्लास के बाद इसको क्या करिएगा, एज ए टास्क, एज ए होमवर्क आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए। बाकी कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका उद्देश्य है? तो यह विधेयक दरअसल भारत में व्यापारिक सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, प्लस कराधान अनुपालन को सरल बनाने, और इसके साथ साथ में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होता है, वैश्विक निवेश, खास करके एआई डेटा सेंटर और अत्याधुनिक तकनीक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बाकी इसमें जो भी संशोधित अधिनियम दिए गए हैं वो यहां पर लिखे हैं कि करके, जैसे कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 यानी कि वित्तीय लेन देन और डिजिटल भुगतान अवसंरचना के आधुनिक नियमन हेतु, आयकर अधिनियम अर्थात कर अनुपालन को सरल बनाने और अंतरराष्ट्रीय पूंजी को आकर्षित करने का प्रावधान किया गया है, वित्त अधिनियम अर्थात वित्तीय प्रावधानों एवं कर दरों में आवश्यक संशोधनों के संयोजन हेतु। अब इसका अगर और ज्यादा शॉर्ट अगर आपको कंटेंट देखना होगा तो आप डालिएगा गूगल पे पीआरएस पे जाइएगा, ऑल बिल पर क्लिक करिएगा, वहीं पर आपको जो है इसकी समरी वाली कॉपी आपको मिल जाएगी। एक मिलेगी आपकी ओरिजिनल कॉपी और एक मिलेगी आपकी इसकी समरी कॉपी। समरी कॉपी को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी संसदीय समितियों के बारे में यहां पर लिखा भी हुआ है, मैंने लिख भी दिया है कि भाई लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसको स्थापित किया गया था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं आपके लोकसभा से और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। मोस्टली यही होता है जो है तरीका। और बाकी ये सीएजी अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ जो है इंडिया या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है तथा अधिक व्यय, ठीक है, अर्थात जो एक्सेस एक्सपेंडिचर होता है इसके मामलों की समीक्षा करके संसद को रिपोर्ट देती है। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, ध्यान रखिएगा। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, इसमें आएगा कि मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर दिए गए आश्वासनों, वचनों और उपक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू किया गया है अपने आप पे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो कि इस कमेटी से रिलेटेड है। अब आप बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिक अनुदान की मांग, डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत सुंदर है, बताइए। कंफ्यूजन अगर आपको होगा तो शायद बी और सी में से हो सकता है कंफ्यूजन, है ना, बी और सी में से हो सकता है। अब आप बताओ कि इसका एग्जैक्ट उत्तर ये है या फिर ये है या फिर दोनों नहीं है, बताइएगा। 115, ठीक है, तो इसको कट कर दीजिए और सी वाले को लगा दीजिए टिक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही आपका क्या है, ये सही है आपका। 115 के अंतर्गत ही प्रावधान इसमें किया गया है। भारत उज्बेकिस्तान संबंध एवं संसदीय कूटनीति, अभी जानते होंगे आपकी उज्बेकिस्तान चर्चाओं में रहा है और अभी हाल ही में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं कौन, हमारे ओम बिरला जी, उन्होंने ही पार्लियामेंट भवन में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है, बख्तियार सैयदेव से मुलाकात की है। और अभी बख्तियार सैयदेव जो है भारत की यात्रा पर आए हुए थे और कई सारे प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर साइन किया गया है। ठीक है, इसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने, शिक्षा, कनेक्टिविटी आदि चीजों को लेकर के अपने संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा इनसे की गई है। ठीक है, इसमें संसदीय सहयोग पर बातचीत की गई है, मैंने आपसे कहा ही। ठीक है, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भी कार्य किया गया है, अर्थात मध्य एशिया के साथ भारत से जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित इसमें किया गया है। चाबहार बंदरगाह चर्चाओं में अक्सर रहता है, मैंने इसके बारे में बहुत बार आपको समझाया हुआ है। ठीक है, बाकी जन समुदाय के बीच में संबंध को मजबूत करने के लिए, चाहे बात शिक्षा की हो, चाहे बात आपकी पर्यटन की हो, चाहे बात आपके चिकित्सा व्यवस्था की हो, सांस्कृतिक कल्चर की हो, उसमें सहयोग के विस्तार पर भी बातचीत लगातार की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी उज्बेकिस्तान के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां पर देख लेते हैं। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक पूर्णतः जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, अर्थात इसका कोई भी समुद्री सीमा अपने आप पे नहीं है। ये यहां पर आप उज्बेकिस्तान को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यह विश्व के केवल 2 ऐसे देशों में से एक है जो द्विभूभाग आबद्ध अर्थात दूसरा देश लिंकेनस्टीन है अपने आप। इसका तात्पर्य यह है कि उज्बेकिस्तान जिन देशों से घिरा हुआ है वह भी स्वयं भू आबद्ध है अपने आप में, यानी कि
यानी कि उज्बेकिस्तान की सीमा जिन देशों से लगती है वो कंट्री भी अपने आप पे क्या है, वो कंट्री भी अपने आप पे लॉकडाउन कंट्री है। सीमावर्ती देश की अगर बात करते हैं, इसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान से लगती हैं, ये आपका उज्बेकिस्तान है, और उत्तर में कजाकिस्तान से लगती है। इसमें मैप में नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये हालांकि दिया गया है। तो ये हो गया आपका कजाकिस्तान हो गया अपने आप में, ठीक है। उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान, उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान, तो ये है उत्तर और ये है अपने आप में ये पूर्व, ये हो गया आपका किर्गिस्तान हो गया, ठीक है। दक्षिण पूर्व में तजाकिस्तान, दक्षिण और पूर्व, तो ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व, तो यहां पर हो जाएगा आपका तजाकिस्तान हो गया अपने आप में, ठीक है। दक्षिण में अफगानिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान हो गया आपका यहां पर, और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान, तो दक्षिण पश्चिम में हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान। ये आप यहां पर इन कंट्री को देख पा रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं अगर आपको, तो आपको एग्जैक्टली जो चीजें यहां पर आपको दिखा देंगे। ये आप यहां पर मैप के माध्यम से आप इसको यूं देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको ये देखिए, ये मैप आप देख पा रहे होंगे, इसी में देखिए कि सब चीजें आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। ये है आपका उज्बेकिस्तान, इसकी सीमाएं आप यहां पर ऐसे करके आप इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये कुछ सीमाएं इसकी, ठीक है, ये देखिए, ठीक। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए, बाकी राजधानी सी क्या है, ताशगंद है। मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। महत्वपूर्ण जल निकाय की बात करते हैं तो अरल सागर, जिसका बड़ा हिस्सा अब सूख चुका है, तथा अमू दरिया और सिरदरिया नदियां हैं। सेंट्रल एशिया पॉलिसी की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान भारतीय कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का प्रमुख स्तंभ है। उज्बेकिस्तान यूरेनियम का एक बड़ा उत्पादक है, जो भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है अपने आप पे। तो ये भी खास पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। प्लस दोनों देश आतंकवाद विरोधी प्रयासों, साइबर सुरक्षा और अफगानिस्तान की स्थिति पर समान विचार साझा करते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। तो ये इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना किसी भी रूप में, ठीक है। चलिए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, दस्तलिक। सी इज द राइट आंसर। बहुत बार प्रश्न पूछा गया ये भी अपने आप, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, इसको किसी भी रूप में ना आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एवं सारनाथ का सांस्कृतिक महत्व, यह भी चर्चाओं में रहा है अपने आप पे। तो आप जानते हो दक्षिण कोरिया के बुसान में जो आयोजित एक सम्मेलन था, विश्व धरोहर समिति की जो 48वीं बैठक थी, उसमें उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन एक बौद्ध स्थल, इसको हम लोग सारनाथ के नाम से जानते हैं। तो दरअसल अभी क्या हुआ, हाल ही में सारनाथ को क्या किया गया है, 45वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में, अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। इसके अलावा आप जानते होंगे कि 1998 में यूनेस्को की जो संभावित सूची होती है, जो टेंटेटिव लिस्ट होती है, उसमें जो है इसको शामिल कर लिया गया था, और फाइनली इसको जो है अब इसको एक हेरिटेज साइट के रूप में हमने विकसित कर लिया है। बाकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस आपके होते हैं, जो चाहे सारनाथ हो आपका हो, चाहे आपका गया हो, चाहे आपका श्रावस्ती हो, यहां पर बहुत प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट, को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये एक उपलब्धि जो रही है, जो हेरिटेज साइट जो बनाया गया है, ये आप एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। और ये 48 की जो समिट हुई थी, उसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी आप अगर सारनाथ की थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल और इसके हम अगर रिलीजियस कंटेंट की बात करते हैं, तो आप जानते हो कि धर्मचक्र प्रवर्तन एक शब्द आपने सुना होगा। तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपने आप में बोध गया में ज्ञान प्राप्त के पश्चात सारनाथ, अर्थात जिसको ऋषपत्तन भी कहते हैं, में अपने प्रथम 5 शिष्यों को, जो कि उनके 5 वर्गीय भिक्षु थे, उनको अपना पहला उपदेश जो है यहीं पर दिया था। इसी घटना को बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि बार बार आप एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। बाकी यहीं से बौद्ध संघ की नींव रखी गई थी, और बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत भी दरअसल सारनाथ से ही की गई थी। तो अपने आप में सारनाथ की एक अलग इंपॉर्टेंस है, खास करके बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक। इसमें कुछ चीजें और हैं खास, जैसे कि चौखंडी स्तूप, ये वह स्थान माना जाता है जहां पर बुद्ध ज्ञान प्राप्त के बाद अपने प्रथम 5 शिष्यों से मिले थे, और इसके शीर्ष पर एक अष्टकोणीय मीनार है, जिसे मुगल सम्राट हुमायूं की यात्रा की स्मृति में राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन द्वारा बनवाया गया था। अब देखो, ये सारे फैक्ट ना है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप इसको छोड़ देते होंगे कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन चूंकि ये करंट से कोरिलेटेड कर रहा है, अपने आप पे कोरिलेट कर रहा है, तो आप एग्जाम में पूछ लेगा।
और स्तूपों पर प्रश्न तो डेफिनेटली आता है कहीं ना कहीं पर। तो चौखंडी स्तूप हो गया। अब इसी तरीके से आपका धमेक स्तूप है। तो गुप्त काल में निर्मित यह विशाल स्तूप उस तरह की जो उस सटीक स्थान को कहीं ना कहीं ये डिनोट कर रहा है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसी धमेक स्तूप से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। धर्मराज का स्तूप भी है। इसका निर्माण अगर आप देखेंगे तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बुद्ध के अवशेषों को स्थापित करने के लिए करवाया गया था। और यह धर्मराज का जो स्तूप है कहीं ना कहीं आप एग्जाम में प्रश्न पूछा सकता है यहां से। मूल गंधकुटी विहार है। यह वो स्थान माना जाता है जहां पर बुद्ध वर्षावास के दौरान निवास करते थे अपने आप में। अशोक स्तंभ के बारे में आप जानते होंगे। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ का शीर्ष भाग जिसमें सिंह चतुर्भुज रूप में दिखाई देता है सारनाथ संग्रहालय में स्थित है, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। और आपको याद होगा शायद पीसीएस या की परीक्षा में इसी सिंह चतुर्मुख पर प्रश्न आया था कि कुल कितने इसमें जो है सिंह बने हुए हैं। याद आया आपको? मुझे याद है जिस तरीके से शायद 2024 या 25 के पीसीएस की परीक्षा में या शायद 23 की की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और मोस्टली स्टूडेंट ने इसको गलत करके आ गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी चयन प्रक्रिया को आप जानते होंगे कि यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल होता है उसमें किस प्रकार से हम इन स्थलों को चूज करते हैं। ठीक है, तो विश्व संस्कार जो आपका विश्व धरोहर स्थलों का चयन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति होती है। इसके द्वारा विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण संबंधी जो इसका एक अभिसमय है जिसको 1972 के नाम से भी जानते हैं, उसी के तहत इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, किसी भी स्थल को अंतिम सूची में शामिल करने से पूर्व उसे संभावित सूची में कम से कम 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य होता है। संभावित सूची में आप 1 साल तक रहते हैं, उसके बाद फिर आपको एक तरीके से परमानेंट किया जाता है उस सूची में। ठीक, बाकी सारनाथ के शामिल होने के बाद जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या कुल कितनी हो गई है? 45 हो गई है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पूर्व से इसे सांस्कृतिक धरोहर जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, सारनाथ अभी जुड़ ही गया अपने आप में। तो ये सब सारे जो स्थल आप देख पा रहे होंगे, ये सब हमारे यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। चलिए, प्रश्न बन जाएगा, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 प्रमुख घटनाओं और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भैया नहीं है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है बताइएगा फटाफट किसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। तुरंत आंसर दीजिएगा बिना लेट के। सी मतलब प्रथम उपदेश कुशीनगर। ये क्या आपका रॉन्ग है, बाकी सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया चर्चा में रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है कि भारत के 120 बिलियन डॉलर के डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करते हुए अर्थात एकीकृत करने और इसको एम्पावर बनाने के लिए कहीं ना कहीं ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च किया है अपने आप में। ठीक है, ECCI यानी कि ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी तरह का एक पहला जो है नेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है, अर्थात पहला राष्ट्रीय उद्योग मंच है जो निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, लॉजिस्टिक फर्मों और इसके अलावा भुगतान प्रदाताओं और जो भी आपके रेगुलेटर्स होते हैं गवर्नमेंट्स, उनके बीच में एक पिलर के रूप में काम करेगा अपने आप पे। तो ये यहां से प्रश्न पूछ लेगा, भाई बताइए ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब और क्यों की गई है? तो आप इसका उत्तर यहां से आप बता दीजिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य सरकार के साथ क्या करना है, अपने आप पे पॉलिसी डायलॉग करना है। ठीक है, डिजिटल व्यापार को और ज्यादा मजबूत करना है। और अगर ECCI की बात करते हैं तो इसकी कहीं ना कहीं इसमें इसके द्वारा अनुसंधान, उपभोक्ता संरक्षण और उद्योग पर ध्यान केंद्रित करेगी इसमें। और इसमें आप ये कंपनियां जो देख पा रहे होंगे जैसे कि आपका अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो, जोमेटो, ठीक है, जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ठीक है, ये लगभग 70 से अधिक प्रमुख डिजिटल और जो अन्य टेक कंपनियां हैं इनके संस्थापक सदस्यों के रूप में इसमें शामिल हुई हैं। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में आप इसको देख सकते हैं ना। चलिए, बाकी किन किन विषयों पर कार्य करेगा यहां पर लिखा हुआ है ना। जो भी आपके एमएसएमई सेक्टर के लोग होते हैं और बाकी जो भी पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये पूरा प्लेटफॉर्म हमारा काम करेगा लगातार। चलिए, किस संगठन ने जुलाई 2026 में ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च किया है? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, नीति आयोग ने, या फिर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने, किसने जो है ये लॉन्च किया है ECCI?
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, फटाफट से आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं की बात अभी हो रही है। तो भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं, ठीक है, कि ड्रिलिंग और कमीशनिंग की लद्दाख की पूगा जो घाटी है उसमें अभी हाल में इसको पूरा कर लिया गया है। और ओएनजीसी एनर्जी सेंटर द्वारा निष्पादित इस ऐतिहासिक परियोजना के तहत लगभग 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 1,000 मीटर की गहराई तक 2 भूतापीय कुएं इसमें जो है खोदे गए हैं। लोकेशन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है कि भारत ने लद्दाख में अपना पहला भूतापीय कुएं की कमीशन। ठीक है, ये यहां पर सारे पॉइंट लिखे गए हैं। इसकी ऊंचाई क्या है, कितना मेगावाट की परियोजना इसमें लगेगी, ये सारे पॉइंट एक एक करके इस इमेज में आपको लिखे गए हैं। यहां पर इसको मैं जूम करके आपको एक बार दिखा दूं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। पुग्गा घाटी है अपने आप पे, ठीक है, ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखिएगा। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो ये आप एक पॉइंट यहां पर भर लीजिएगा। पुग्गा घाटी जो है भारत के जो हमारे भूतापीय ऊर्जा है उसके लिए एक बड़े कदम के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, सारा पॉइंट यहां पर इमेज के रूप में आपके सामने दिया गया है। चलिए, बाकी आप जानते होंगे कि पुग्गा घाटी जो कि लद्दाख में हिमालयी भूतापीय बेल्ट में स्थित है, जहां पृथ्वी के उप सतह का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, 200 सेंटीग्रेड से लेकर के 240 डिग्री तक। और अगर हम इसके सरफेस के टेम्परेचर की बात करते हैं तो शून्य से नीचे हो जाता है। और इस गहराई और हाई टेम्परेचर वाले कुओं का उपयोग भारत के पहले 1 मेगावाट पायलट जियोथर्मल पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये खास बात है अपने आप में। और भूतापीय ऊर्जा पर एक स्वच्छ, निरंतर और 24/7 उपलब्ध रहने वाला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है अपने आप में। क्योंकि आप जानते होंगे सरकार लगातार इन रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर ही रहा, तो उसमें एक ये बड़े मील का पत्थर साबित हो जाएगा। दरअसल यह योजना अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख प्रशासन के कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने आप, अर्थात लद्दाख जो है कार्बन न्यूट्रल करना चाहता है, अर्थात कार्बन एमिशंस को जीरो करना चाहता है। तो उसी लक्ष्य के अंतर्गत और सरकार का जो लक्ष्य है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अपने आप में उन दोनों लक्ष्यों के अनुरूप ही इसको डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए आप, भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर लक्षद्वीप? सिंपल सी बात है, अभी हम इस पर डिस्कस कर ही रहे थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख हो जाएगा। ठीक, चलिए, आना सागर झील चर्चा में रहा है। तो आना सागर झील आप जानते हो कि भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में यह है अपने आप में, और ये अपने आप में एक आर्टिफिशियल झील है ना, कृत्रिम झील नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो लोकेशन कई बार आपसे पूछ लेगा, बताइए आना सागर झील कहां है, तो आप सीधे बताएंगे कि सर ये जो है आपका राजस्थान में है। और किस प्रकार की झील है, कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक है? तो ये क्या है? कृत्रिम झील है अपने आप पे। तो हाल ही में यह झील जल प्रदूषण और कई अन्य चीजों की वजह से, अर्थात जो आपका अतिक्रमण होता है उससे जुड़े हुए मुद्दों के लिए राष्ट्रीय हित अधिकरण अर्थात एनजीटी के सख्त संरक्षण आदेशों तथा अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसके कायाकल्प को लेकर के, सौंदर्यीकरण को लेकर के इसमें डिसीजन अभी हाल ही में आया हुआ है। इसीलिए आना सागर झील जो है अभी क्या है, चर्चा में है अपने आप में। ठीक है, इसका निर्माण 1135 से 1150 ईस्वी के बीच चौहान वंश के शासक अणोराज, जिन्हें आनाजी भी कहा जाता था और जो पृथ्वीराज चौहान के दादा थे, इनके द्वारा करवाया गया था। लूनी नदी की सहायक चंद्र नदी के पानी को रोक करके इसका निर्माण किया गया था। बाद में मुगल सम्राट जहांगीर ने झील के किनारे दौलत बाग, जिसे अब सुभाष उद्यान कहा जाता है, के निर्माण करवाया और शाहजहां ने संगमरमर के 5 उत्कृष्ट मंडप बनवाए। यह झील राजस्थान की प्रमुख झीलों में से एक मानी जाती है और राज्य के पर्यावरण और पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो इसी को लेकर के एनजीटी ने अभी फटकार लगाई और इसके सौंदर्यीकरण और इसके संरक्षण के लगातार काम करने के लिए कहा गया इस झील को लेकर के। ठीक, चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि आना सागर झील जो हाल ही में खबरों में रही है किस राज्य में है? गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान। भाई इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा, एकदम बिल्कुल गलती मत करिएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आप एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान, डी इज द राइट आंसर। अब आज का अभ्यास प्रश्न है कि जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण 2026 पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ठीक है, तो आप बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बाकी यहां पर सेम डेली तरीके से वही बात जो मैं आपको कहता हूं कि भैया हमारे किसी भी कोर्स में अगर आपको इनरोल होना है
चाहे हमारा पीसीएस का कोर्स है, हमारा चाहे हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स है, अभ्युदय बैच का है आरओ का, चाहे लोअर का बैच है, कोई भी कोर्स है, बीओ का बैच है, किसी भी कोर्स में अगर आपको इनरोल होगा तो उस कोर्स का नाम लिख करके आप इन दिए गए नंबरों पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीधे हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी। बाकी बहुत सारे कोर्सेज लिखे हैं, पीसीएस का, प्री का टेस्ट सीरीज, टेस्ट भी सभी कोर्सेज की चलती है, एचओ वगैरह की भी चलती है। आप चाहें तो किसी भी कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, जो भी परीक्षा आपको देनी होगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।